नमस्कार। आज हम अरस्तू के नागरिकता संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार अरस्तू दास्ता की संस्था को इंस्टीट्यूशनलाइज करता है, उसको वैध बनाता है और दास्ता के पक्ष में अनेक प्रकार के समर्थन देता है। अरस्तू दास के जीवन का विश्लेषण करते हुए यूनानी नागरिक के परिवार की संरचना का विश्लेषण करता है और उस परिवार में दास की भूमिका की विस्तृत व्याख्या करते हुए यह बताता है कि स्वतंत्र नागरिक के जीवन का मुख्य आधार दास के द्वारा संपादित किए जाने वाले कार्य हैं। दास्ता की इसी अवधारणा के ऊपर अरस्तू के नागरिकता संबंधी विचार अवलंबित हैं। यह एक निरंतरता है और अरस्तू के विचारों को इसी निरंतरता में समझा जाना चाहिए। उसके ग्रंथ पॉलिटिक्स की पुस्तक 3 में अरस्तू एक प्रश्न उपस्थित करता है कि राज्य क्या है, और इसको परिभाषित करते हुए बताता है कि नागरिकों से मेल से निर्मित संस्था ही राज्य है। अर्थात राज्य वह समुदाय है, वह संस्था है जो कि नागरिकों के मेल से निर्मित है। यहां हमें इस शब्द पर ध्यान देना चाहिए। नागरिक वह व्यक्ति शब्द का इस्तेमाल नहीं करता, वरन नागरिक शब्द का इस्तेमाल करते हुए राज्य को नागरिकों के मेल से निर्मित समुदाय बताता है और एक और परिभाषा देता है कि राज्य स्वतंत्र मनुष्यों का समुदाय है। द पोलिस इज काइनोनिया ऑफ फ्री मैन। नागरिक और स्वतंत्र व्यक्ति। कोइनोनिया, जैसा कि हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, कि एक प्रकार की उच्चतर सहभागिता है जो विभिन्न स्वतंत्र मनुष्यों के आपसी संबंधों में पाई जाती है और उसका उद्देश्य उच्चतर नैतिक जीवन की प्राप्ति करना होता है। तो इस प्रकार से राज्य की निर्मिति में नागरिकों का एक इकाई के रूप में महत्वपूर्ण योगदान होता है। अरस्तू नागरिकता के प्रश्न पर विस्तार से विचार करता है और यह उसके लिए कठिन प्रतीत होता है कि वह किसे नागरिक बताए, और इसलिए वह अपने गुरु प्लेटो के उस तरीके को स्वीकार करता है नागरिकता की व्याख्या करने में, जब वो पूर्व प्रचलित अवधारणाओं का खंडन करता है। वह यह बताता है कि नागरिक कौन नहीं है। सबसे पहले वो ये कहता है कि मात्र निवास की योग्यता नागरिकता का आधार नहीं होती। अर्थात कोई व्यक्ति किसी राज्य में निवास करता है, केवल इसी आधार पर वह नागरिक नहीं हो जाता, क्योंकि इस आधार पर राज्य की बहुत बड़ी संख्या किसी राज्य में रहती है। ऐसे विदेशी व्यापारी जो व्यापार करने के उद्देश्य से किसी दूसरे राज्य में जाकर लंबे समय तक रहते हैं, उन्हें नागरिक नहीं कहा जा सकता। यही स्थिति जनसंख्या के अधिकांश भाग का निर्माण करने वाले दासों की है। वे निवास के आधार पर दास नहीं कहलाते, और यदि विस्तार हम देखें तो तत्कालीन यूनान में जो विदेशी शिक्षकों का समूह था, जिन्हें कि सोफिस्ट कहा जाता था, वे भी यद्यपि शिक्षक थे और यूनान के विभिन्न नगर राज्यों के मूल निवासी भी बन गए थे, किंतु
केवल निवास के आधार पर उन्हें भी नागरिकता का दर्जा नहीं दिया जा सकता। दूसरे, वह यह भी बताता है कि यदि किसी व्यक्ति को न्यायालय में अभियोग करने का कानूनी अधिकार मिल जाए या अभियुक्त बनने का कानून अधिकार भी मिल जाए, तो भी उस व्यक्ति को नागरिक नहीं कहा जा सकता। तो इसका अर्थ यह है कि यदि जनसंख्या के एक भाग के व्यक्तियों को कुछ कानूनी अधिकार मिल भी जाते हैं, तो इस आधार पर वे नागरिक बनने की योग्यता नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि विदेशियों को विभिन्न संधियों के तहत ऐसे बहुत से कानूनी अधिकार दूसरे राज्यों में मिल जाते हैं और इस आधार पर वे नागरिकता का दावा प्रस्तुत नहीं कर सकते। तीसरे बिंदु पर वह व्याख्या करता है कि किसी स्वतंत्र नागरिक की संतान होने से भी कोई व्यक्ति नागरिक नहीं बन जाता। यह अरस्तु की एक मौलिक अवधारणा है और इसको वह ये समझाते हुए बताता है कि यदि राज्य में किसी क्रांति के परिणाम स्वरूप राज्य का स्वरूप परिवर्तित हो जाए, तो ऐसे परिवर्तन के पश्चात नागरिकता की व्याख्या भी बदल जाती है। जैसे कि यदि लोकतंत्र है तो अपेक्षाकृत अधिक लोगों को नागरिकता प्राप्त होगी, किंतु यदि क्रांति के परिणाम स्वरूप राज्य में राजतंत्र की या एकतंत्र की स्थापना हो जाती है, तो वहां पर नागरिकों का समुदाय अत्यंत संकुचित हो जाएगा और ऐसे में बहुत से नागरिकों की संतानों को नागरिकता से हाथ धोना पड़ सकता है। तो इस प्रकार मूलतः अरस्तु निवास स्थान, जन्म स्थान और कानूनी अधिकार, इन तीनों को ही नागरिकता की शर्त के रूप में खारिज कर देता है और तत्पश्चात वह यह बताता है कि उसकी नजर में नागरिक कौन है। नागरिक वह है जो न्याय प्रशासन तथा विधायक कार्यों में, विचारात्मक कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेता है। अर्थात ऐसा व्यक्ति जो या तो न्याय प्रशासन या कानून निर्माण संबंधी कार्यों में अथवा दोनों में ही निरंतर रूप से भाग लेता है और सक्रिय सार्वजनिक जीवन व्यतीत करता है, ऐसा व्यक्ति ही नागरिक हो सकता है। अरस्तु की इस नागरिकता की अवधारणा का यदि विश्लेषण किया जाए तो इसमें बहुत से प्रश्नों का समाधान हो सकता है। पहली जो विशेषता है अरस्तु के नागरिकता संबंधी इस परिभाषा की, वो ये है कि अरस्तु की यह परिभाषा उस समय के यूनानी अनुभव और मुख्यतः एथेंस की राजनीतिक प्रणाली के अनुरूप थी। एथेंस में यद्यपि वह एथेंस का मूल नागरिक नहीं था, किंतु एथेंस में लंबे निवास के परिणाम स्वरूप वह एथेंस के राजनीतिक प्रणाली से, वहां के लोकतांत्रिक परंपरा से प्रभावित था और उसने एथेंस के अनुभवों के आधार पर ही अपनी आदर्श परिभाषा का निर्माण किया है, जिसमें वह नागरिकों को राजनीतिक और न्यायिक कार्यों में सहभागिता की अपेक्षा करता है। दूसरी बात यह है कि अलग अलग राज्यों में नागरिकता की भिन्न भिन्न परिभाषा होगी। जो व्यक्ति लोकतंत्र में नागरिक होगा वह संभवतः कुलीन तंत्र में नागरिक नहीं भी हो सकता है, और जो व्यक्ति कुलीन तंत्र में नागरिक होगा वह एक तंत्र में नागरिकता के अधिकारों से वंचित हो सकता है। इस प्रकार जो
सहभागिता का महत्वपूर्ण बिंदु है जो कि नागरिकता के निर्धारण के लिए आवश्यक है, वह सहभागिता क्रमशः एक तंत्र, कुलीन तंत्र और लोकतंत्र में बढ़ती चली जाती है और उसी के आधार पर नागरिकता के प्रश्न का समाधान हो सकेगा। उसकी नागरिकता की परिभाषा यूनानी लोकतंत्र के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, क्योंकि उसकी नागरिकता की परिभाषा में राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में सक्रियता और सहभागिता यह सबसे बड़ा गुण है। और एक लोकतंत्र में ही, जो कि यूनान के नगर राज्यों की और मुख्यतः एथेंस के लोकतंत्र की विशेषता थी, वहां अधिकांश स्वतंत्र व्यक्ति सक्रिय जीवन जीते थे और वहां के सार्वजनिक दायित्वों में अपना सहयोग करते थे। नागरिकता के लिए अवकाश की आवश्यकता पर बल देता है। यहाँ हम फिर यदि उसके दास्ता के सिद्धांत की ओर ध्यान दें, जिसमें कि स्वतंत्र नागरिकों के जो समूह हैं उन सभी के परिवारों में दास होते हैं, जो उनकी भौतिक और आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और उन दायित्वों का निर्वहन करके उनको पारिवारिक कार्यों से हमेशा के लिए उनको मुक्त कर देते हैं और उसी समय को उपयोग में लेते हुए जो नागरिक है वो उस समय का उपयोग सार्वजनिक कार्यों में करते हैं। इसलिए अवकाश की जो व्याख्या है वह यूनान के सार्वजनिक जीवन की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। यहाँ पर अवकाश का अर्थ सभी कार्यों से छुट्टी लेकर आराम करना नहीं है, वरन यहाँ अवकाश का अर्थ उन भौतिक और आर्थिक दायित्वों के अलावा जो जीवन के लिए आवश्यक है, उनके अतिरिक्त सभी कार्यों को करने से है। इस प्रकार सार्वजनिक कार्य, सामाजिक कार्य, राजनीतिक कार्य, सांस्कृतिक कार्य और आत्मिक उत्थान संबंधी सभी मानसिक कार्य मुख्यतः अवकाश की श्रेणी में आते हैं। विभिन्न कलाओं का निर्माण और उनका विकास, यह भी अवकाश की श्रेणी में आता है। अवकाश एक प्रकार से उच्चतर सहभागिता के लिए, एक उच्चतर नैतिक सहभागिता के लिए किए गए कार्यों से संबंधित है। नागरिकता के विश्लेषण में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अरस्तु नागरिक उसे मानता है जिसमें शासन करने की और शासित होने की क्षमता समान रूप से विद्यमान है। यहाँ पर शासित होने का जो अर्थ है वो हमें दास के जीवन से नहीं लेना चाहिए, वरन शासित होने का अर्थ है कि एक स्वतंत्र मनुष्य की तरह आज्ञा पालन की क्षमता होना और स्वतंत्र मनुष्यों की तरह ही आज्ञा प्रदान करने की क्षमता होना, अर्थात गवर्न लाइक अ फ्री मैन एंड ओबे लाइक अ फ्री मैन, अर्थात एक स्वतंत्र मनुष्य जिस प्रकार शासित होना जानता है वह योग्यता एक नागरिक में होनी चाहिए। नागरिकता की परिभाषा के विश्लेषण से हमें यह ज्ञात होता है कि जनसंख्या का एक बड़ा भाग अरस्तु के नागरिकता के दायरे से बाहर रह जाता है। वह श्रमिक, विभिन्न कामगार, दास, स्त्री, बच्चे, विदेशी, चाहे वह व्यापारी हो और चाहे सोफिस्टों का, शिक्षकों का वर्ग हो, अशक्त वृद्ध, ये सभी व्यक्ति नागरिक नहीं हैं। बच्चे और अशक्त वृद्ध जो कि भावी नागरिक अथवा भूतकालीन नागरिक थे किंतु वर्तमान में वे नागरिक नहीं हैं, इसका कारण ये है कि वे वर्तमान में सक्रिय सार्वजनिक जीवन से अभी तक जुड़े हुए नहीं हैं। इस प्रकार यदि ये पूरा समूह, इसको हम
देखें तो इसे हम यदि अन्य की श्रेणी में रखते हैं तो इसका अर्थ यह है कि राज्य एक जैविक सत्ता है, एक ऑर्गेनिक होल है, और यह जैविक सत्ता दो प्रकार के व्यक्तियों से मिलकर के बनी है। एक तो नागरिक तथा दूसरे अन्य। अन्य में जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि ये सभी लोग अन्य व्यक्तियों का निर्माण करते हैं। तो जो नागरिक हैं वो इस ऑर्गेनिक होल का वो महत्वपूर्ण भाग है जो उसके मस्तिष्क और हाथ और पैर का निर्माण करते हैं। अर्थात राज्य किस प्रकार से संपादित होगा, उसके विभिन्न कार्य कैसे होंगे, यह तय करने का, यह निर्धारित करने का कार्य नागरिकों का है। इसलिए वो राज्य के एक प्रकार से चालक यंत्र के समान है, और जो अन्य व्यक्ति हैं उनका होना भी राज्य के लिए अत्यंत ही जरूरी है। यह जो जनसंख्या यदि नहीं होगी तो इसके बिना भी राज्य का निर्माण नहीं होगा। किंतु ये जो व्यक्ति हैं ये नागरिकों के अतिरिक्त रक्त, मांस और मज्जा का कार्य करते हैं। अर्थात ये उस ऑर्गेनिक होल के उस भाग का निर्माण करते हैं जो कि राज्य के लिए अत्यंत आवश्यक है, किंतु वो यह तय नहीं करते कि हमें हमारा महत्वपूर्ण दायित्व क्या है। इसलिए यद्यपि राज्य उनसे मिलकर के बना है, किंतु इनका कार्य सिर्फ राज्य का निर्माण करना है, किसी भी प्रकार के आदेश देना नहीं है। इस प्रकार से जो अरस्तु के द्वारा दी गई जो परिभाषा अत्यंत सरल प्रतीत होती है, अपने विश्लेषण में वह अत्यंत जटिल हो जाती है और एक प्रकार के अभिजनों का निर्माण करती हुई प्रतीत होती है, जिसमें कुछ मुट्ठी भर लोगों को ही नागरिकता के अधिकार मिलते हैं और शेष जनसंख्या नागरिकता की अवधारणा और उसके क्षेत्र से बाहर निकल जाती है। अरस्तु अपने नागरिकों के विभिन्न गुणों की बात भी करता है और वह यह प्रश्न करता है कि आखिर नागरिक के गुण क्या होते हैं। नागरिकता के गुणों को समझाने के लिए अरस्तु नाविक का उदाहरण देता है। नाविक जब नए नए नाविक बनते हैं तो उनको अलग अलग प्रकार की भूमिकाएं दी जाती है। कोई व्यक्ति चापू चलाता है, कोई व्यक्ति चालक का कार्य करता है, कोई व्यक्ति विभिन्न निरीक्षणों का कार्य करता है। सभी नाविकों के अलग अलग प्रकार के भिन्न भिन्न कार्य होते हैं, किंतु उनका सामान्य उद्देश्य नौचालन में सुरक्षा प्रदान करना होता है। ठीक इसी प्रकार जो विभिन्न नागरिक हैं उनकी भिन्न भिन्न क्षमताएं होती हैं और उनके भिन्न भिन्न कार्य होते हैं। कुछ व्यक्ति न्यायिक कार्यों का संपादन भली प्रकार से कर सकते हैं, कुछ विचारात्मक कार्यों का निर्वहन करते हैं और कुछ अन्य सार्वजनिक सभाओं में कार्य करते हैं, किंतु उन सब का मूल उद्देश्य है राज्य की रक्षा या संविधान की रक्षा। इस प्रकार जैसा संविधान है उस संविधान की रक्षा करना उन सभी नागरिकों का प्राथमिक कर्तव्य हो जाता है। यह एक वो सामान्य उद्देश्य है जिसका पालन सभी नागरिकों को करना है। इसलिए यहाँ यह ध्यान देना चाहिए कि भिन्न भिन्न संविधानों में या भिन्न भिन्न शासन प्रणालियों में नागरिकों के भिन्न भिन्न गुण होते हैं और उनके गुणों को विभिन्न संविधानों के द्वारा अपने अनुसार या तो विकसित कर दिया जाता है या अलग प्रकार से ढाल लिया जाता है। नागरिकता के बारे में अगले वीडियो में शेष चर्चा करेंगे। धन्यवाद।